नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TTPT वाला, जो आगे जून में होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें आपके जो व्याकरण जो है, ग्रामर, ये आ जाती है और सभी के सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपकी जो बुक है वो कंप्लीट की थी, तो उनकी रिवीजन हमने कर ली है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टेट 2024 के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही आई बटन जो वहाँ पर भी आपको कुछ वीडियो मिल जाएगी। तो जल्दी से अपना जो पार्ट है यहाँ पर वन विचार, इसको देख लेते हैं। तो क्या इसमें कहा गया था यहाँ पर, तो अब हम जो है यहाँ पर जो व्याकरण जो उसी को ही जो शुरू करेंगे, तो जिससे आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता है? वर्ण। और महर्षि पाणिनि मुनि जो है, इन्होंने वर्णमाला को 14 सूत्र में बांटा था। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया था, उसे ही 14 ध्वनियाँ निकली थी। और जो 14 ध्वनियाँ जो ये निकली थी, कौन कौन सी थी, वो यहाँ पर आगे बताया गया है। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है, इसके माध्यम से भी बतलाया गया है। महेश्वर सूत्र इनको कहा जाता है, भगवान शिव के डमरू से जो निकले थे। तो इनकी संख्या भी आ जाती है कई बार एग्जाम में, तो ये 14 थी। तो ये यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है। नृत्य अवसाने नट राज राजहन नाद ढक्काम नव पंचवारम उदाहरितम काम है सनद सनकाधि सिद्धा सिद्धान एतत् विमर्शे शिव सूत्र जाना। तो इन्हीं से आगे फिर ये शिव सूत्र जो बने हैं 14, जो ये यहाँ पर बतलाए गए हैं, इसमें ये आपने याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई उण, तो ये आपके प्रत्यय जो है होते हैं प्रत्याहार, वे भी इन्हीं से ही बनते हैं। जैसे अण प्रत्याहार हो जाएगा। अण कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, और जितने भी हलंत है उन सारों को छोड़ दिया जाता है, उनसे पहले वाले गिन लेते हैं। तो अ ई ओ ये वाले हैं, कितने हैं? ये 3। ऐसे ऋलिक एवं एवच हैवरट लण, जैसे अण पूछ ले जाएगा, अण अण प्रत्याहार। अब अण में देख सकते हैं ये आ है और ये आना है, तो ये जितने भी हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे सारे इसमें आ जाएंगे, ये वाले, क्योंकि हलंत हमने नहीं जोड़ने हैं इसमें, बाकी और सारे सारे आ जाएंगे। तो ये हो गए अण प्रत्याहार। तो ये 14 में ईश्वर सूत्र है आपके। आयुण ऋलिक एवं एवच हैवरट लण यमगणम झब्य गड़गस जब गड़दस कप चढ़ चढ़तो और कपे ससर हल, ये आगे होंगे यहाँ पर, ये आ गए आपके कपे ससर और हल। तो इस प्रकार से ये 14 जो आपके मेश्वर सूत्र हैं, और ये आपने याद रखने हैं। तो 10 रूपक चाहे उसके अनुसार, धनंजय का 10 रूपक है, इनके अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होगा, जबकि नृत्य ताल लय पर। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आयुण में अणा हल वर्ण है। इन प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया था। अब प्रत्याहारों में भी नीचे बनते हैं। महेश्वर सूत्र के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बने हैं, अच इक यण अल, जो जैसे कि ऊपर बताया था हमने आपको। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण जो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण जो उसका छोड़ दिया जाता है, जो हलंत वाले की बात करी थी हमने। तो समझने के लिए जो कुछ प्रत्याहार यहाँ पर दिए गए हैं, तो जैसे अच था, आयुण ऋलिक एवं ऐ औच, तो वहाँ तक तो ये सारे आ जाते हैं। आयुण ऋलिक ऐ औच, ये वाले सारे आ गए। तो यहाँ पर प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगणन किया गया है, और अंतिम वर्ण जो चा था उसको छोड़ दिया गया है। इसके बाद आ जाता है जो हल है। 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य में आने वाले ये सभी वर्ण हैं। तो हल में कौन से आ जाएंगे? 5वें सूत्र का जो प्रथम वर्ण है हैवरट वाला, वहाँ से लेकर और जो लास्ट का है हल तक, ये सारे आ जाएंगे इसमें, ये सारे के सारे आ जाएंगे। एक प्रत्याहार प्रथम सूत्र के जो द्वितीय वर्ण है आई वर्ण वाला, अ ई, वहाँ से लेकर अंतिम वर्ण के का तक, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही अक प्रत्याहार है
प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण आ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य में आने वाले जो सभी वर्ण हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर झल है अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण तक ल के मध्य में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वे सारे झल होंगे। तो ऐसे आप इन सभी को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से यण है पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण या से लेकर षष्ठम सूत्र के अंतिम वर्ण अण के मध्य आने वाले जितने भी वर्ण हैं या अलावा होंगे। तो संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्यार ज्ञान होना जरूरी है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है? स्वर को आच भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में आपका आ जाता है, संधि में भी आता है कि स्वर का अन्य नाम क्या है, ये इसको अन्य नाम से जान जाता है। तो अच संधि या भी इसको कह देते हैं स्वर या अच संधि, तो उसमें भी आता है। तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाएंगे उन्हें हम स्वर कहेंगे। कितने भेद होते हैं स्वर के? ये भी आता है एग्जाम में। तो 3 है, हर्ष और दीर्घ और प्लुत। और आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। हर्ष जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे, दीर्घ मतलब हर्ष से दुगुना समय लगे, और प्लुत इन दोनों से ज़्यादा तिगुना समय लगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब हर्ष स्वर क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसको हम हर्ष स्वर कहेंगे। संख्या में कितने होते हैं? ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो 5 है। अ इ उ रि ल री, तो ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। हाँ। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे तो उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। इनकी संख्या 8 होती है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। दीर्घ स्वर कितने होते हैं संख्या में? तो ये 8 होते हैं। स्वर हर्ष स्वर कितने हैं? 5 है। अ इ उ रि ल री। और जो दीर्घ हैं ये 8 होते हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, मतलब इन्हीं के तो हैं। तो इनमें से लरी ध्वनि का दीर्घ रूप नहीं होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये लरी केवल वेद में ही प्रयोग में आता था। तो अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि ए, ऐ, ओ, औ 2 स्वर के मिलने से बने हैं, जा बने हैं। अब ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो ये वाले संयुक्त वर्ण में कौन कौन से आ जाएंगे? ए, ऐ, ओ, औ, या इनकी संख्या कितनी होती है? अब कैसे बने हैं? जैसे अ और ई, जमा से पहले अ उसके बाद में ई हो तो ए हो जाएगा। ऐसे जमा के पहले अ और बाद में ए हो तो आई हो जाएगा। इसी प्रकार से जमा से पहले अ और बाद में उ हो तो उसको ओ हो जाता है। अ और ओ को औ हो जाता है। अब आ जाता है प्लुत स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे हम प्लुत कहेंगे। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारा जाता है, संबोधन के पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोला जाता है, उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। और लिपि में प्लुत स्वर को ये जो संख्या जो है 3 वाली, इसके माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे कृष्ण, ये 3 अतर गोहो चढ़ती, या ओम आता है, ओम में देखो होगा आपने लिखा हुआ, तो इसके ओकार का उच्चारण सर्वत्र लुप्त हो जाता है, प्लुत आपका। और सभी हर्ष दीर्घ और प्लुत स्वर वर्ण जो अनुनासिक और निरनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अब अनुनासिक कौन कौन से है ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख्य साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़े उसे ही हम अनुनासिक कहेंगे। जैसे ए, ये वाले दिए गए हैं, तो ये हो गया अनुनासिक वर्ण। अब निरनुनासिक क्या है? तो जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होंगे। अनुनासिक पढ़ा था हमने मुख के साथ नासिका से जिनका उच्चारण होगा मुख भी और साथ में नासिका भी, वे अनुनासिक है। और निरनुनासिक जो केवल मुख से जिनका उच्चारण होगा वे होंगे निरनुनासिक। इसके बाद आ जाता है व्यंजन, इसको हाल भी कह देते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत बार चाहे एग्जाम में आता भी है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें कहेंगे हम व्यंजन या फिर हल। तो स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल, जो मतलब हलंत जो है ये लगाया जाता है। इसी से हमें पहचान करते हैं कि इसमें स्वर मिला हुआ है। तो जैसे ये आपके क्वरक, चवरक, त्वरक, 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 ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। पृष्ठ वर्ण इनको कहा जाता है। अब ये कु, इनको कु छोटो तो भी ये भी कह देते हैं, तो ये 5 होते हैं इसमें, क ख ग गंगा। और इनको ये नासिका वर्ण है जो लास्ट में देगा या मांगा ना नामा, ये जो है ये आपके अनुनासिक वर्ण है जो हमारी नाक से बोले जाते हैं, लास्ट वर्ण। अब व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्णों को कोचोटो तू पू के नाम से भी जाना जाता है। और ये हो गए आपके 4
यारा लव अंतस्थ वर्ण स स सह ओसम। और या व ये अर्धस्वर भी है ये वाले। अब आ जाता है स्पर्श या स्पृष्ट वर्ण भी इनको कह देते हैं। तो का से लेकर मा तक ये 25 होते हैं और इनके उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है यमगणम, इसको नासिक भी कहा जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। इसके बाद आ जाता है अंतस्थ या र ल व, इनको हम अंतस्थ वर्ण करेंगे और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऊषम वर्ण की बात करें तो श स ह, इनको ऊषम वर्ण कहेंगे, सलवर्ण भी कहते हैं इनको। एग्जाम में आपको ऊषम की जगह सलवर्ण देखने को मिल सकता है। अब आ जाता है अनुस्वार, इनका उच्चारण नासिका मात्र से होगा। ये सर्वथा स्वर के बाद ही आएंगे, जैसे अहम, यहाँ पर देख सकते हैं ये माँ है हलंत, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया इसको अनुस्वार में। तो सामान्यतः माँ व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। ये माँ जो है ये वाला। अब विसर्गा की बात करें तो इनका उच्चारण किंचित हा के सदृश दिखाया जाता है। हा की आवाज आती है विसर्गों में। इनका प्रयोग भी स्वर के बाद ही होता है। रामः, देवः, गुरुः। सुक्त व्यंजन की बात करें तो दो व्यंजन के संयोग से बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है। जैसे क और सा, इनके मिलने से क्षा बनेगा। त और रा, इनके मिलने से त्रा बनेगा। ज और या, इनके मिलने से ज बनेगा। और अक्षात्रा गा सरा भी रह गया। स और रा, इनके मेल से बनेगा सरा, ये वाला। तो एक ये भी होता है, तो ये चार होते हैं, अक्षात्रा गा सरा। अब आ जाता है उच्चारण स्थान हमारे। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। और वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निःश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। और कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान को आगे जो तालिका उसके माध्यम से भी समझाया जो है यहाँ पर समझाया गया है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अकुह विसर्जनम कंठ है, ये वाला सूत्र है। तो मतलब कंठ से जिनका उच्चारण होगा अ ये वाले हो जाएंगे। और साथ में जो आपके क्वरग है अकुह विसर्जनम कंठ, अ और क्वरग, ये इनका उच्चारण कंठ से होगा। तालु, ईच नाम तालु, ईच वर्ग य और स, य और स, इनका उच्चारण तालु से होता है। ऋतु सा नाम मूर्धा, री और ट्वर्ग र और सा, इनका उच्चारण मूर्धा से होगा। लरी तुलसा नाम दंता, लरी और त्वर्ग ल और सा, इनका उच्चारण दांत से होगा। उपपद्यमान नाम अष्टो, उ और उ मतलब हर्षवर्धन को और पोरग, और इसके साथ ही ये जो उपपद्यमान्य है इनका उच्चारण होश से होगा। नासिका, यमगणना मानसिका, यमगणना, 5 होते हैं ये। और उपपद्यमानव, ये तो इसी का ही है, तो ये वाला है इसका। तो इसका उच्चारण नासिका से होगा। कंठ तालु की बात करें तो ए दैतो कंठ तालु होता है, इनका उच्चारण कंठ और तालु से होगा। ओ दैतो कंठोष्टम होता है, ओ राउ, इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ के द्वारा होगा। वकार से दंतोष्टम, वा जो है वा, यहाँ पर लिख देते हैं हम, वा, इसका उच्चारण दांत से होगा, दांत होठ से। जीवमूल से जीवमूलम, ये इसका खा जाए जीवमूल है, और पापा ये उपपद्यमान्य है। ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कई बार आ जाता है कि ये इस तरीके से दे दिया जाएगा, पूछ ले जाएगा क्या है, तो जीवमूल्य है ये, और पापा उपपद्यमान्य है। इसके बाद आ जाता है प्रयत्न क्या है। तो फेफड़े से निकली निःश्वास वायु का मुख, नासिका और कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहेंगे हम। और ये प्रयत्न भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आता है कई बार एग्जाम में। यत्न या फिर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 और बाह्य 11 होते हैं, ये भी आप याद रखिए। तो वर्ण के उच्चारण काल में मुख्य अंदर मनुष्य की चेष्टापरक क्रियाओं को अभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। इनके 5 वेद हैं। अब 5 कौन कौन से हैं ये भी आप एग्जाम में आते हैं।
स्पृष्ट वर्ण, जैसे कि ऊपर पढ़ा था हमने स्पर्श वर्ण वाला 25 जो होते हैं का से लेकर माँ तक के। तो वर्ण के उच्चारण काल में जब जीवा के विभिन्न भागों के द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों का स्पर्श किया जाता है तो जीवा के इस प्रयत्न को हम स्पृष्ट प्रयत्न कहेंगे। स्पृष्ट मतलब स्पर्श। तो का से माँ तक के होते हैं। विसर्ग का भेद उपपद्य मान्य है। जब विसर्ग के बाद पाफा वर्ण हो तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होगा, जैसे पुनः पुनः तपाफला। तो जब विसर्ग के बाद पाफा वर्ण रहते हैं। विसर्ग का भेद जेमूल्य होता है। जब विसर्ग के बाद काखा हो तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होगा, प्रातः कालः दुखम। इसके बाद आ जाता है ईसद सपृष्ठ। ये आपको देखने को मिलेंगे ईसद सपृष्ठ। ये अब ईसद सपृष्ठ जिसको क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है इसको। अब अंतस्थ की जगह पर आपको, क्योंकि आपका लेवल जो ऊंचा लेवल है एग्जाम का, तो आपको ईसद सपृष्ठ देखने को मिलेगा उसमें। तो ईसद सपृष्ठ मतलब आपका जो यण वर्ण है, यार अलावा। तो वर्ण के उच्चारण क्रम में जब जीवा के द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाएगा तो जीवा के इस प्रयत्न को हम ईसद सपृष्ठ कहेंगे, यार अलावा। ये ईसद सपृष्ठ हो गई। अब विपरीत, तो वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के चेतन को हम विपरीत कहेंगे। सभी जितने स्वर हैं वो सारे विपरीत हो जाएंगे, आपके 9 जो होते हैं। ईसद विपरीत, इसके बाद ईसद विपरीत को उसवर्ण भी कह देते हैं और सलवर्ण भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी आता है एग्जाम में। अब ईसद विपरीत को देखें तो वर्ण के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को हम ईसद विपरीत कहेंगे। ये जो सा 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 हा जो है इनको कहा जाता है उसवर्ण, ईसद विपरीत, सलवर्ण। अब आ जाता है समृद्ध। तो उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निःश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे समृद्ध कहेंगे और इसका प्रयोग हर्षव आ के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार ये ऐसा आपने देखा होगा, तो इसे कह देते हैं हर्षव आ समृद्ध। तो वर्ण के उच्चारण काल में जब फेफड़े से निकलने वाली निःश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे हम समृद्ध कहेंगे। बाह्य प्रयत्न क्या है, तो वर्ण के उच्चारण का प्रयत्न जो फेफड़ों से कंठ तक होता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहेंगे। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा इसे बाह्य कहा जाता है। 11 भेद होते हैं इसकी। अब ये भी आता है एग्जाम में, 11 कौन कौन से हैं, तो ये वाले विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवृत। तो ये 11 होते हैं। अब इनके बारे में आगे बताया गया है। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन आगे यहाँ पर किया गया है। तो जैसे विवार, समास, अघोष हो गए, खर्त प्रत्याहार कह देते हैं इनको। स्वानाद घोष हस प्रत्याहार हो गए। अलप्राण, इसमें पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आएगा। महाप्राण में दूसरा और चौथा आएगा। आघोष में पहला दूसरा वर्ण आएगा। सघोष से तो साघोष देखने को मिलेगा, या घोष, इसमें तीसरा चौथा 5वां आ जाएगा। अब ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो खर प्रत्याहार या फिर विवार, समास, अघोष, इनके वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण एवं स खर, विवार, समास, अघोष ये होते हैं। हस्प की बात करें तो हस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होगा। इसके साथ ही अंतस्थ वर्ण जो होते हैं 11 अलावा मेवाली होंगे, ये हस वर्ग नादघोष होंगे। अलप्राण की बात करें तो इसमें वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आएगा। क गंगा जैसे पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, और जो अंतस्थ वर्ण है वे वाले होंगे इसमें। महाप्राण की बात करें तो इसमें दूसरा, चौथा होगा। दूसरा, चौथा वर्ण देख सकते हैं आप, वो वाला आएगा इसमें। इसके साथ ही जो उसम वर्ण है वे भी आ जाएंगे, और उदात अनुदात स्वरित में जो आपके स्वर हैं वे वाले आ जाएंगे। इसके बाद फिर हमारा जो दूसरा पार्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संज्ञा और परिभाषा परिकार, वो वाला आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम जो आपके सिलेबस है उसको जल्दी से रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है दोबारा से या शुरू करेंगे, और इसके साथ ही जो आपके पूर्व वर्ष में एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह दोबारा से हल करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम हो। तो संज्ञा और परिभाषा प्रकरण आ जाता है इसमें। अब इसमें क्या है, तो व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया गया है और इसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि के नाम को हम संज्ञा कहेंगे।
तो हिंदी में ही पढ़ा था हमने। तो व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं और परिभाषाओं का बहुत महत्व है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया गया है। संज्ञा और परिभाषाओं को समझने में, व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञा और परिभाषाएं जो हैं वो यहाँ पर दी गई है। अब जैसे आगम है, आदेश हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आगम है, किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उसमें युक्त हो जाता है तब आगम कहलाता है। जैसे उससे लगा लो 1 2 3 4 परिवार, 4 बंदे हैं एक परिवार में, 4 व्यक्ति हैं और एक की शादी हो जाती है, उसके साथ एक और आ जाता है, तो वो हो गया आगम। तो किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे युक्त हो जाता है तो वह आगम कहलाएगा। मित्रवत आगम है। जैसे वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस में छाया, इसका संधि विच्छेद होगा। वृक्ष के अ एवं छाया के छा के मध्य में चा का आगम हो गया है, तो ये हो गया आगम। मतलब 4 में एक और मिल जाए आकर 5। अब आ जाता है आदेश। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। जैसे यहाँ पर भी सेम वैसे ही 4 व्यक्ति थे और एक लड़की थी। ये लड़की इसकी और ये लड़का है। इस लड़के की शादी हो जाती है, इसकी शादी हो जाती है, ये यहाँ से चली जाती है और इसकी जगह पर जो इसकी बहू जो है, इसकी वाइफ, वो यहाँ पर आ जाती है इसके स्थान पर। तो किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। जैसे यदि प्लस में आपी, यहाँ पर ए के स्थान पर यह आदेश हुआ है। ये या जो है मतलब दा, यदि प्लस में आपी। अब इस ई को क्या है, ई को या हो जाता है, ई को या, उ को वा, री को रा, लरी को ला, ऐसी होता है। तो यहाँ पर ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब ये फिर आधा हो जाएगा। अब फिर ये ऐसे है दा और या। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लो या आपने ऐसे भी देखा होगा लिखा हुआ, तो वही है। तो ई के स्थान पर या हो गया। यहाँ आदेश पूर्व वर्ण के स्थान में पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है। तो ये हो गया आपका आदेश। इसके बाद आ जाता है उपधा। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहेंगे। जैसे चिंत है। अब उपधा क्या है, किसी शब्द का जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व वर्ण को उपधा हम कहेंगे। अब जैसे ये चिंत शब्द है, अब चिंत में ता अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व ना उपधा है। चिंत ये था ना, ये था चिंत, ये ता से पहले ना है, ता अंतिम वर्ण है, उससे पूर्व ना उपधा है। तो अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर उपधा संज्ञा करता है इसमें। तो जैसे महत्व में अंतिम वर्ण ता है, इससे पूर्ववर्ती ह में विद्यमान अ उपधा संज्ञक है। तो ये वाला सूत्र है, ये आपने याद रखना है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा क्या करेगा, उपधा संज्ञा करेगा। अब पद क्या है, संज्ञा के साथ जैसे सु औजस कितने होते हैं, 21 होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं ये वाले जो है 21 आपके ये होते हैं। तो ये आपके 21 होते हैं। शुभ प्रत्यय को कहते हैं, सुबंध कह देते हैं। और जैसे राम के रूप हैं आपके, उनमें लगते हैं राम वालों में। सु औजस अम औटसस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सु। तो ऐसे जो है 21 आपके ये होते हैं। तो इन 21 की यहाँ पर इसमें ये बात हुई है। सुअवजस वाले जो हैं ये 21 होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, सुबंत में पूछ जाते हैं कि कितने होते हैं। प्रत्यय एवं तिप्तासी आदि क्रियापद में आने वाले ये 18 प्रत्यय होते हैं। तो सुबंत 21 है और ये जो धातु रूप है आपके पढ़ती पढ़ता प्रत्यय वाले ये 18 होते हैं, क्योंकि 9 आत्मनिपद वाले, 9 परस्मैपद वाले। सु औजस आदि तथा धातुओं के साथ तिप्तासी अंत्य आदि विभक्तियों के जोड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। ये वाला सूत्र आपने याद रखना है। शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत आपने आपको अभी बताई है, जो ये रूप है राम के, तो ये वाला
वही सभी हो गया, रूप शब्द रूप कह लो बस आप। इसी प्रकार से धातु रूप है, तो पढ़ती पढ़ते अपंती भवता भवता भवंती, वही सी भी है। ये धात्वें और ये शब्द रूप, तो इनको कहा जाता है सुबंत और तिगंत। तो ये वाला सूत्र लगता है, पद संज्ञा करता है। तथा राम इत्यादि को पद नहीं कहा सकते, केवल पठ नम वध तथा राम इत्यादि को पद नहीं कहा सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता। तो जिसकी पद संज्ञा नहीं होगी उसको वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। निष्ठा क्या है? निष्ठा की अगर हम बात करें तो ये सूत्र भी आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। कथ कथवतु निष्ठा, ये वाला कथ और कथवतु ये प्रत्यय के अंतर्गत आता है। कथमेता और कथवतु का तवत शेष बचता है, तो इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है, जैसे गत है और गतवान, ये बनते हैं इनसे। गम में कत्व होने पर गत है और कत्वत्व होने पर गतवान, ऐसे। अब विकर्ण क्या है? तो धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में आने वाले शब्द शयन सनुवादी प्रत्यय को विकर्ण कहते हैं। जैसे ये उसमें जो आपके गण जो है जो 10 होते हैं अधिप्रत्यय शब्द में वाले, तो वही है सब ये द्वादिभ्य शयन ये वाले, तो सब शयन और सन आदि प्रत्यय ये विकर्ण कहलाएंगे। जैसे भक्ति जब हम रूप बनाते हैं भू धातु और तिप्तस जी में ती शेष बचता है, तो इनके मध्य में सप हुआ है, तो भू अ और ती। तो विकर्ण के भेद से ही धातुएं जो है विभिन्न गणों में विभक्त होती है। संयोग क्या है? संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है और यह एक परिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका मतलब हलो अनंतरा संयोग है क्या है, ये सूत्र आपने याद रखना है। संयोग संज्ञा करता है, हलो अनंतरा संयोग है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित समीप्य भाव को संयोग कहेंगे। जैसे महत्व में त तथा व का संयोग है। इसी प्रकार से राम है उद्यानम गस्ती, उद्यानम में द और या, गस्ती में च और छ, इनका संयोग है। अहम रामस्य ग्रंथ अस्ति, रामस्य में स और या, ग और र, न और था, अस्ति में स और था, इनका संयोग है, तो योग है संयोग। संहिता क्या है? वर्णों के अत्यंत समीप्य, अर्थात व्यवधान है, इस समीप्य को हम संहिता कहेंगे। ये वाला सूत्र है आपका, संहिता संज्ञा करता है। पर सन्निकर्ष संहिता एग्जाम में पूछे भी जाएंगे आपके, संज्ञा प्रकरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% जो एग्जाम में ये आते हैं आपके। तो चाहे जाए किसी भी रूप में, लेकिन आते जरूर हैं। तो पर सन्निकर्ष संहिता, संहिता करेगा ये संहिता संज्ञा। तो वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होता है। संहिता को क्या जाता है? संधि भी कह देते हैं संहिता। जैसे वागीश है, वाग प्लस मीस है, वागीसा रूप हमने पहले भी किए थे, वागीसा वाग प्लस मीस है, का को गा हो जाता है जलम जसंत से। तो इसमें क्या है? का है और ये ई है, तो इसमें संहिता हो जाएगी, मतलब अत्यंत समीपता के कारण संधि होकर वागीसा रूप बनता है। वाग प्लस मीस है, वागीसा है। अब संप्रसारण क्या है? जैसे यण संधि वाला है, या रा लावा, तो इनके स्थान पर इक ई उदी ये यहाँ हो जाते हैं, इनको हम संप्रसारण कहते हैं। सूत्र की बात करें तो संप्रसारण करने वाला सूत्र भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो इगह यण संप्रसारणम ये वाला सूत्र है जो संप्रसारण करेगा। जैसे यज को इज, इज्जते बनता है, वच उच्च, उच्चते बन जाता है, ये वाला। तो यही तो है ई को या और ओ को वा। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है, तृतीय पार्ट, संधि जाइए आ जाता है। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का मतलब होता है वर्ण विकार, और यह वर्ण विधि है दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार अर्थात परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहेंगे। जैसे विद्यालय,
संधि करेंगे क्या, विद्या और आद्य, ये क्या है, आ है और ये आ है, तो आ और आ होने पर कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। तो आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक अवर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, चाहे क्योंकि एग्जाम संस्कृत के अलावा जो हिंदी है वो भी आएगी आपके एग्जाम में, तो हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा ये। तो विद्यालय विद्या प्लस में आलय दीर्घ संधि। अब संधि जो है, संधि कितने प्रकार की होती है ये भी आ जाता है एग्जाम में। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं इसके, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। स्वर संधि, इसको असंधि भी कहते हैं, व्यंजन को हल संधि और विसर्ग संधि। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। अब जो स्वर संधि है क्या होती है, तो दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को ही हम संधि कहेंगे। तो अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को हम संधि कहेंगे। इसके भेदों की बात करें तो जैसे दीर्घ संधि है, सूत्र भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। दीर्घ संधि में करने वाला सूत्र कौन सा है, तो अकह स्वर्ण दीर्घ है, ये वाला सूत्र है जो आपका इसमें लगेगा। क्या करेगा, दीर्घ करेगा। ये किसे करेगा, यदि हर्षव या दीर्घ अ इ उ तथा री स्वर के बाद हर्षव या दीर्घ अ इ उ या फिर री स्वर हो तो दोनों मिलकर आ दीर्घ ई दीर्घ ओ और दीर्घ री ये हो जाते हैं। तो ये वाला सूत्र इसमें लगता है। अब ये इसके नियम कह सकते हैं, यहाँ पर ये वाले इसके नियम हैं। तो जैसे जमा है, इससे पहले अ या आ इनमें से कोई सा भी हो और उसके बाद में अ या आ कोई सा भी हो तो बनना आपका आ है। ऐसे ही जमा से पहले हर्षव या दीर्घ कोई सा भी वो हो और ऐसे ही बाद में भी कोई सा भी हो तो बनना आपका दीर्घ वाला ही है। इसी प्रकार से जमा से पहले हर्षव या दीर्घ कोई सी भी ई हो और बाद में भी कोई सी हो तो बनने आपकी दीर्घ ई ही है। ऐसे जमा से पहले हर्षव या दीर्घ कोई सी भी री हो और बाद में भी इनमें कोई सी हो तो बनने आपकी दीर्घ वाली ही है। तो दीर्घ री इसमें होती है। अब जैसे पुस्तकालय है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा, पुस्तक प्लस में अन्य, ये अ और आ, जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पर। देवाशीष है, देव प्लस में आशीष है। इसी प्रकार से दैत्य, दैत्य प्लस में आदि है। च अपि, च प्लस में अपि। विद्यार्थी, विद्या प्लस में अपि। गिरिंद्र है, गिरि प्लस में इंद्र है। कपीश है, कपि प्लस में ईश है। महिषा, मही प्लस में ईश है। नदीश है, नदी प्लस में ईश है। लक्ष्मीश्वर है, लक्ष्मी प्लस में ईश्वर है। सुक्ति, सु प्लस में उक्ति ही। भानुदय है, भानु प्लस में उदय है। पितृणम, पितृ प्लस में ऋण। तो ये होगी आपकी संधि। और इसके बाद आ जाता है जो गुण संधि है, ये वाला सूत्र है, आद्गुण है जो गुण करता है। यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाता है। इसी तरह से यदि अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है। इसी तरह से अ या आ के बाद यदि री हो तो दोनों के स्थान पर अर एक आदेश हो जाता है। अब ये इसका नियम है, जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो, जमा के बाद ई या दीर्घ ई कोई सी भी हो तो बनने आपकी ए है। पहचान इसकी यही है, एक मात्रा आपको देखने को मिलेगी, जैसे सभी के ऊपर देख सकते हैं एक एक मात्रा है। तो उपेंद्र है, उप प्लस में इंद्र है, ये अ और ई में ए गुण हो गया। देवेंद्र है, देव प्लस में इंद्र है। गणेश है, गण प्लस में ईशा। महेश है, महा प्लस में ईशा है, ये आ है और ये ई। नरेश है, नर प्लस में ईशा। सुरेश है, सुर प्लस में ईशा है। अ ए एम ओ वर्णों को गुण वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद है लतेव, लता प्लस में ईव। गंगेती, गंगा प्लस में ईति। इसके बाद आ जाता है ओ वाला सूत्र नियम। तो जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो और बाद में उ या दीर्घ उ कोई सा भी हो तो इसको ओ हो जाएगा। जैसे भाग्योदय, ये अ और ओ, ये अ और ये, तो इसको ओ गुण हो जाएगा।
सूर्योदय सूर्य प्लस में उदय है, नरोत्तम नर प्लस में उत्तम, हितोपदेश है, हित प्लस में उपदेश है, महोत्सव है, महा प्लस में उत्सव है। गंगोदकम गंगा प्लस में उत्कम, यथोचितम यथा प्लस में उचितम। गंगोर्मिहि गंगा प्लस में ओर्मिहि। महोरुहु महा प्लस में उरुहु। नवोढ़ा नव प्लस में उड़ा। और इसके बाद फिर जो यहाँ पर अर आ जाता है, ये नियम है। जमत से पहले अ या कोई सी भी हो, बाद में री या दीर्घ कोई सी भी हो तो इसको अर हो जाएगा। देवर्षि जैसे देव प्लस में ऋषि, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म प्लस में ऋतु, वर्षा ऋतु वर्षा प्लस में ऋतु। इसके बाद आ जाता है जो वृद्धि है, तो ये सूत्र है इसका, वृद्धि करने वाला वृद्धि रेचि। यदि अ या आ के बाद ए या आई कोई सा भी हो तो इनके स्थान पर आई एक आदेश हो जाएगा। इसी तरह से अ या आ के बाद ओ या औ कोई सा भी हो तो इनके स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, जमा से पहले अ या आ, उसके बाद में ए या आई कोई सी भी हो तो आई इसको हो जाएगा। पहचान इसकी क्या है वृद्धि की? दो मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। ममेव मम प्लस में एक ही एकम, एक प्लस में एकम, तवेव तब प्लस में आ आई और औ, इनको वृद्धि संज्ञक वर्ण कहा गया है। इसके बाद है अद्यव, अद्यव प्लस में एक, अद्यव, लता प्लस में लतैव, तथा प्लस में तथैव, सदा प्लस में सदैव, देव प्लस में ईश्वरियम देवेश्वरियम, आत्म प्लस में ईश्वरियम आत्म प्लस में एक्यम आत्मैक्यम। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है औ वाला, ये नियम हो जाएगा इसका। जमा से पहले अ या आ कोई सभी हो और बाद में ओ या औ कोई सभी हो तो औ उसको होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। जलोग है, जल प्लस में ओग है, तो कई बार तो ये गलत उसमें कर देते हैं कि सही कौन से वाला बनेगा, शुद्ध शुद्ध में भी कर देते हैं कई बार, या संधि में भी आ जाता है। बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। तो जलोग है, जल प्लस में ओग है, तो एक मात्रा है इसमें। मम औषधि मम प्लस में औषधि, नवौषधि नव प्लस में औषधि, विद्या औचित्यम विद्या प्लस में औचित्यम, और आत्मोत्सुक्यम आत्म प्लस में औत्सुक्यम। इसके बाद आ जाता है यन छंद, ये वाला सूत्र है, ये आप याद रखिएगा। ये कोई हर चीज यन करता है। तो इक, अब इक में कौन कौन से आएंगे? एक प्रत्यार हमने ऊपर किए थे अभी, तो एक में ई ओ रे ये वाला जाएंगे, इनके स्थान पर या ये हो जाएगा। जब ई दीर्घ ई, हर्षव ओ दीर्घ ओ, हर्षवरी दीर्घ री तथा लरी के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई को या, ओ को वा, री को रा, री को ला हो जाएगा। जैसे यद्यपि है तो यदि प्लस में आती, इत्यादि है इति प्लस में आती, अत्याचार है अति प्लस में आचार है, इत्यावदत है इति प्लस में अवदत, नद्यावेग है नदी प्लस में आवेग है, सख्या ऐश्वर्यम है सखी प्लस में ऐश्वर्यम, स्वागतम है सु प्लस में आगतम, अन्वय है अनु प्लस में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्वेषणम है अनु प्लस में ऐषणम। मधुवरी है मधु प्लस में हरि, वधवागमनम वधु प्लस में आगमनम, पितृ आदेश है पितृ प्लस में आदेश है, पितृ उपदेश है पितृ प्लस में उपदेश है, मात्राज्ञा मातृ प्लस में आज्ञा, लाकृति लिरि प्लस में आकृति है। इसके बाद आ जाता है अयाति संधि। अब ये वाला सूत्र है इसमें, एच ओ आई है। जब ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर हो तो ए को आए, आई को आए, ओ को औ को आव हो जाएगा। और ये सूत्र आप याद रखिएगा, यहाँ पर अयादि संधि में आता है एच आई वाई वाला सूत्र लगता है। अयादि चतुष्टय भी इसको कहा जाता है। जैसे नयनम है तो ने प्लस में अनम, अब ए को आय हो जाएगा तो बन जाएगा। सनम से प्लस में अनम, इसको भी वैसे ही आय हो जाएगा। नायक है आई है, इसको आय होगा, क्या होगा इसको आय, ये है आई को आय। भवनम भो प्लस में अनम, ओ है ओ को आव होता है।
भान में भानो प्लस में, पाव क्या है, पौ प्लस में का, अब औ है ये वाला औ, इसको क्या होगा, आव होगा, तो पाव क्या है बनेगा। नावी का है, नौ प्लस में का है, भव का है, भव प्लस में का है। अब आ जाता है पूर्व रूप, तो इंगा पदांता दत्त ये वाला सूत्र है, क्या करेगा ये, पूर्व रूप करेगा। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद भी कहा गया है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि हर्षव अ हो तो ए और अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि एक आदेश तथा ओ और अ दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाएगा, अर्थात ए ओ के बाद आने वाले अ अपना रूप ए ओ में ही छुपा देते हैं। उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये वाला जो चिन्ह है ऐसा आकार वाला, तो पूर्व रूप संधि जो उसमें होता है, ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता है आपका पूर्व रूप करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ये इंगा पदांता दत्ति, या फिर आ जाएगा जैसे ये हरे अत्तर, ये वाला आ गया, अगर हरे अत्तर ऐसे आ गया तो पूछ ले जाएगा इसमें पूर्व रूप करने वाला कौन सा है, तो ये वाला सूत्र इंगा पदांता दत्ति। तो ये सूत्र आप यहाँ पर याद रखिएगा इसमें। तो हरे प्लस अत्तर, यहाँ पर हरियत्तर होना चाहिए था, परंतु अ मतलब जैसे ये है यहाँ पर, तो हरे प्लस में अत्तर हरियत्तर होना चाहिए था, परंतु अ ए में समा गया तो रूप बना हरे अत्तर, या उच्चारण के समय हरेतर ही कहा जाएगा, अवग्रह का उच्चारण नहीं होगा। ये जितने भी रूप हैं सभी सभी महत्वपूर्ण हैं। ते अपि, ते प्लस में अपि, हरे अव, हरे प्लस में अव, वृक्ष अपि, वृक्ष प्लस में अपि, जले अस्ति, जले प्लस में अस्ति, गोपालहम, गोपालह प्लस में अहम, विष्णु, विष्णु प्लस में अव। तो इसका मतलब है ये जो आपको ये हर्ष आधे जो है ये अगर आपको देखने को मिले तो इसका मतलब पूर्व रूप यहाँ पर इसमें हुआ है, और सूत्र जो आप इसमें ये याद रखिएगा। तो आधा मतलब हर्षव आ का मतलब पूर्व रूप संधि इंग है पदांत दत्ति सूत्र इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है प्रकृति भाव करने वाला सूत्र ये है, प्लुत प्रक्रिया नित्यम प्रकृति भाव करता है ये। अब प्रकृति भाव जो इसका मतलब है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृति वर्णों में विकृति न करके उन्हें ज्यों का त्यों ही बनाए रखना। वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का भाव ही करना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि का आम नहीं होता। यदि कोई अवलुप्त या प्रासंगिक होता है तो उसके बाद अच हो जाता है। तो प्लुत एवं प्रक्रिया वर्णों का संधि न होते हुए भी प्रकृति भाव होता है। इसके बाद आ जाता है प्रगृह्य संज्ञा, ये वाला सूत्र है, द्विवचन प्रगृह्य संज्ञा करता है, प्लुत प्रगृह्य से प्रकृति भाव होता है। ये दोनों ही सूत्र जो है वो एक साथ ही आते हैं, ये वाला प्रकृति भाव करने वाला प्लुत प्रगृह्य नित्यम और द्विवचनम प्रक्रिया दोनों एक साथ में आते हैं। ये प्रक्रिया संज्ञा करेगा, वो ये प्रक्रिया संज्ञा और ये प्लुत संज्ञा मतलब प्रकृति भाव, ये प्रकृति भाव और ये प्रक्रिया संज्ञा। इसके बाद है अदसोमात, और ईदंत उदंत एदंत द्विवचन रूपों की प्रक्रिया संज्ञा होगी, अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में दीर्घ ई दीर्घ उ ए हो तो उनकी प्रक्रिया संज्ञा होगी, तथा जिनकी प्रक्रिया संज्ञा होगी उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। जैसे कविस्त हैं, विष्णु इमो, बालिके अगस्त है, यहाँ पर कवि विष्णु बालिके क्रम से दीर्घ ई दीर्घ उ और एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रक्रिया संज्ञक है। तो इसका मतलब यह है कि जो द्विवचन वाले जो होंगे उनकी होती है, उनकी करता है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की संधि नहीं होती, इसलिए कवि इच्छता है विष्णु इमो बालिके अगस्त है ये रहेंगे, न कि कविस्ता बनेगा। तो जो ये दीर्घ ई दीर्घ उ एकारांत द्विवचन वाले जो इनकी होती है प्रक्रिया संज्ञा, द्विवचन प्रक्रिया के द्वारा। अदर शब्द के माँ के बाद दीर्घ ई या दीर्घ उ हो तो वह भी प्रक्रिया संज्ञा ही होगा। अमी ईसा अमुआस्ते ये दोनों ही रूप है, एग्जाम में आपके ये आते भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या होती है इनकी प्रक्रिया संज्ञा।
द्विवचन से प्रक्रिया संज्ञा, प्रक्रिया चिन्हितम से प्रकृति भाव होकर बनते हैं। तो यहाँ पर अमी और अमो प्रक्रिया संज्ञक है, इसलिए किसी भी प्रकार की संधि में नहीं होगी। प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है यही कृष्ण, ये 3 वाला चिन्ह, अतर को हो जाती है। यहाँ पर अ और आ में दीर्घ संधि नहीं हुई है क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में अ प्लुत है। इसके बाद आ जाता है परूप करने वाला, ये भी महत्वपूर्ण है सूत्र, यहाँ पर ये वाला है एंगे परूपम, ये वाला सूत्र परूप करता है। तो उपसर्ग के अ के बाद यदि अ या ओ आए तो उनका परूप एक आदेश हो जाएगा। इस परूप संधि को वृद्धि संधि का पद भी कहा जाएगा। परूप कार्य से तात्पर्य है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के अंतिम वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए। प्रेजते बनता है जैसे प्र प्लस में एजते प्रेजते, इसमें वृद्धि कार्य प्रेजते होना चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ की स्थिति ए में मिल गई है, अर्थात अ ए दोनों के मिलने पर ए हो गया है। यहाँ पर अ की अपनी सत्ता नहीं बची है, इसलिए प्रेजते उपस्थि ये बना है। अब दोनों ही जो है ये रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही दोनों। प्रेजते प्र प्लस में एजते, उपस्थि उप प्लस में ओस्थि, ये वाले ये आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे ये आ जाएगा उपस्थि तो पूछ ले जाएगा इसमें कौन सी संधि हुई है, तो परूप संधि का उदाहरण है सूत्र ये वाला एंगे परूप। प्रेजते आ जाएगा, इसमें चाहे तो संधि विच्छेद आ जाए या संधि आ जाए या सूत्र पूछ ले जाए संधि कौन सी है, ऐसे भी आ जाता है। प्रेजते में प्र प्लस में एजते, परूप संधि एंगी परूपम लगेगा। इसके बाद में फिर व्यंजन आ जाती है। व्यंजन को क्या है, हल संधि भी कहते हैं। तो व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीपे की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन होगा वह व्यंजन संधि कहलाएगा। अब जैसे चुत्तव करने वाला सूत्र कौन सा है, ये है स्तोश्चुनाश्चु। क्या करता है ये, चुत्तव करता है। अब किसको करेगा, सकार और त्वरक, ये जो सकार और त्वरक जो है ता था दा दा ना का, सकार और च्वरक च छ ज झ या के साथ आ गया पीछे के योग होने पर सा को तालव्य से और ता को च्वरक हो जाएगा। तो इस सा को तो ये तालव्य से करेगा और इस ता को जो च्वरक है ये करता है। अब जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण हैं, वही सभी उदाहरण आ सकता है एग्जाम में, सभी महत्वपूर्ण है। मनस चलती, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद मनस प्लस में चलती, ये सा है तो सा भी है और चा भी है, तो 21 वाला सा मतलब तालव्य है और च्वरक हो जाएगा। रामस सेते है, रामस प्लस में सेते, अब यहाँ पर भी रामस में सा और ये वाला सा, तो ये वाला हो जाएगा इसको रामस सेते। मनस चंचलम, मनस प्लस में चंचलम, सा और चा को सा चा। हरीश सेते, हरीश प्लस में सेते, स और सा को सा हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है सचित, ये त्वरक वाले हैं, ता को चा होता है जिनमें, सचित आ जाएगा जैसे, तो संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस में चित, ये ता है ये चा है, ता और चा को डबल चा हो जाएगा सचित। सच्चरित्रम, सत प्लस में चरितम, ता और चा को डबल चा हो जाएगा सच्चरितम। उच्चारणम, उत प्लस में चाणम, ता और चा को डबल चा हो जाएगा। ये कई बार तो संधि विच्छेद में आ जाते हैं कि इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बना है। और उसके बाद फिर सज्जन है, सत प्लस में जन है, तो ता को जा हो गया यहाँ पर, ये ता को दा और जा। इसके बाद फिर यहाँ पर उज्ज्वलम, ये भी आता है कई बार, तो ये उसमें भी आ जाता है शुद्ध शुद्ध में बहुत ज़्यादा, दोनों ही आधे हैं इसमें। उत प्लस में जब, वैसे ता को दा और जा याद बनेगा, यहाँ पर आधे ही है दोनों। जगह जनी है, जगत प्लस में जनी बनता है, ता को दा और जा को जाइए वो होगा, तो जगह जनी बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है स्टुत्तव वाला, तो ये सूत्र आप याद रखिएगा, स्टुत्तव करता है ये, तो जैसे स्तोश्चुनाश्चु स्टुत्तव करता था बस ऐसे ही है ये भी। यदि स और त वर्ग का स यट वर्ग ट ठ ड ढ ण के साथ आ गया पीछे योग हो, तो ये जो सा है दंत सा, सड़क बड़ा से वाला सा कह देते हैं जिसको,
तो इसको षटकोण वाला सा मतलब मूर्धन्य सा हो जाएगा। त्वरक के स्थान पर ट्वरक हो जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, स्कार और त्वरक को मूर्धन्य सा और ट्वरक हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण हैं, रामस षष्ठ है, तो रामस प्लस में षष्ठ है। अब ये सा और ये मूर्धन्य सा है, तो दोनों मूर्धन्य हो जाएंगे। यहाँ पर रामस षष्ठ है। हारिस टीकते, हारिस प्लस में टीकते, सावटा को सावटा हो जाएगा, हारिस टीकते। अब यहाँ पर तट्टिका है, तट्टिका, तत् प्लस में टीका, वैसे ता और टा को डबल टा हो जाएगा, तट्टिका। ऐसे ही अट्टिका। उड्डयनम, उत प्लस में डयनम, आकृष्टा, आकृष्ट प्लस में ता, आकृष्ट है, ये हो जाएगा इसमें। इसके बाद आ जाता है जसत्तव, ये वाला सूत्र है, ये आप याद रखिएगा, जलाम जसंतो, ये जसत्तव करता है। तो पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाएगा। झलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा स स स ह कुल 24 वर्ण आते हैं। इस तरह झल के स्थान पर जस जब गर्दश होता है, वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। स स स ह में स के स्थान पर ड हो जाएगा और इसके अन्य उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो जलाम जसंते जसत्व करता है, ये आप सूत्र याद रखेगा। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में, वाग ईसा है, तो वाग प्लस में ईसा है, ये बनता है इसमें। अब का है, इसको तीसरा वर्ण हो जाएगा, तृतीय वर्ण का ख गा। जगदीश है, जगत प्लस में ईसा है, तो इसको भी ता था दा हो जाएगा, तीसरा वर्ण। शुभ अंत है, सुप प्लस में अंत है, इसको भी तीसरा वर्ण हो जाएगा, प फ भ। अजंत है, अच प्लस में अंत है, च छ ज हो जाएगा, इसको भी तीसरा। दिगंबर है, दिक प्लस में अम्बर है, इसको भी तीसरा हो जाएगा, क ख ग। ऐसे होता है। दिग्गज है, दिक प्लस में गज है। सधर्म है, सत प्लस में धर्म है, अपजम अप प्लस में जम। चित्त रूपम, चित्त प्लस में रूपम। तो ये सारे जो हैं आपके जसत्व संधि के उदाहरण हैं। जलाम जसंत सूत्र इनमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है चरतव। चरतव करने वाला सूत्र कौन सा है? ये वाला है, खरीचा। यदि वर्गों मतलब कुवरक, चौरक, टोरक, त्वरक, पोरक जो होते हैं 5 ही, इनके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण स स स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। मतलब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद अगर ये वाले हो स स स, तो वो पहले वाले में वर्ण में बदल जाता है, तो अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। जैसे सत्कार है, संधि विच्छेद करें, क्या बनेगा? सद प्लस में कार है। अब दा है और कार है, तो क्या हो जाएगा? सत्कार है, तब पहले वर्ण में चेंज हो गया। इसी प्रकार के लपस्यते, लभ प्लस में से, तो यहाँ पर भी सेम वही है, पहले वर्ण में चेंज हो गया। दिक्पाल है, दिग प्लस में पाल है, तो ये भी गा जो है पहले वर्ण में चेंज हो गया है। इसके बाद है अनुस्वार है, तो ये वाला सूत्र है, इसे आप याद रखिएगा। मौन अनुस्वार है, तो अनुस्वार होता है इससे। यदि किसी पद के अंत में माँ हो और उसके बाद में कोई व्यंजन हो तो माँ को अनुस्वार हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, सूत्र अनुस्वार करने वाला है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है, वैसे नहीं याद रख सकते हैं, माँ देख सकते हैं, माँ को अनुस्वार करता है, माँ अनुस्वार है, माँ को अनुस्वार, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में उदाहरण आता है। हरि वंदे, इसमें कौन सी संधि हुई है? तो अनुस्वार संधि होगी इसमें, ये इसका हरिम प्लस में वंदे बनेगा। अब माँ है, माँ माँ हमने पढ़ा था, ये वाला मो अनुस्वार है, माँ माँ, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा, तो ये वाली बन जाएगी इसमें। अहम गच्छामि, अहम प्लस में गच्छामि, यहाँ पर भी माँ है, तो ये वाला हो जाएगा इसमें। इसके बाद आ जाता है परस्वर्ण। अनुस्वार से ये परस्वर्ण है,
ये वाला सूत्र लगता है इसमें प्रश्न में। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है, मतलब लास्ट का हो जाएगा। और ये जो नियम है पदांत में नहीं लगता है। अब जैसे पदांत पद का अंत उसको क्या देते हैं पदांत। संस्कृतम पढ़ती, अब ये माँ है संस्कृतम पढ़ती। अंकित है जैसे, अब इसका संधि करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा अम प्लस में कीता है। अभी माँ है तो 5वां वर्ण हो जाएगा क ख ग अंगार। ऐसे ही है। संकल्प है, सम प्लस में कल्प है। अब यहाँ पर हमने इसमें पढ़ा था अनुस्वार के बाद, यह अनुस्वार है, इसके बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन हो, अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। तो यही पढ़ा था अभी हमने। कुंठित है, कुम प्लस में ठित है, ये अनुस्वार, इसके बाद में कोई सा भी वर्ण हो, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा इसको लास्ट वाला वर्ण। अनचित है, अम प्लस में चित है, यहाँ पर भी च छ ज झ या, तो ये वाला लास्ट वाला हो जाएगा। ट ठ ड ड, ये हुआ था यहाँ पर, तो यही पढ़ा अभी हमने, लास्ट वाला वर्ण हो जाता है। इसके बाद आ जाता है तोरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तोरली वर्ण। क्या करेगा, लतव करता है। यदि त्वरक के बाद ला हो तो त्वरक के वर्ण को ला हो जाएगा, किंतु ना के बाद ला के स्थान पर अनुनासिक ला होता है। अब ला का अनुनासिक क्या चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ेगा। अब इसकी पहचान क्या है, तो दो एक ही जैसे दो वर्ण आपको देखने को मिलेंगे इसमें। जैसे उल्लंघनम है, देख सकते हैं ये डबल ला ये आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भाग। कई बार तो संधि आ जाती है, कई बार सूत्र पूछ लिया जाता है कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, तो ये वाला है। उल्लंघनम है तो ये उत प्लस में लंघनम। अब ये ता है, ये ला है, ता है ला है, तो इसको भी क्या है पहले वाला ही हो जाएगा ला। तो त्वरक के बाद ला हो तो त्वरक के वर्णों को ला हो जाएगा, त्वरक के वर्णों को ला हो जाएगा, किंतु न के बाद ला के आने पर अनुनासिक ला होता है, जो आगे देखेंगे हम। तो तल्लीन है, तत् प्लस में लीन है। उल्लिखितम, उत प्लस में लिखितम। उल्लेख है, उत प्लस में लेख है। अब वो आ गई जिसकी बात हुई थी यहाँ पर, ये ना के बाद ला, ये महान लाभ है, ये महान ना है, और इसके बाद में ला है। ये ना के बाद ला, तो इसको क्या होगा अनुनासिक, अनुनासिक हो जाएगी ये वाली, तो ये वाला हो गया। इसी प्रकार से विद्वान लिखती है, विद्वान प्रश्न में लिखती ना के बाद में ला, वैसे ही तो ये वाली हो जाएगी विद्वान लिखती। इसके बाद आ जाता है छत्तव करने वाला। छत्तव करने वाला कौन सा है, ये सूत्र है सचोटी छकार करता है। यदि स जो है तालव्य स, इसके पूर्व पदांत में किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण या अलावा हा हो तो सा के स्थान पर छ हो जाएगा। जैसे दिया गया है ये एत क्षोभनम, तो इसका कौन सा बनेगा, ये बनेगा इसका एतत् प्लस में शोभनम। अब ता है और सा है, तो क्या हो जाएगा छ हो जाएगा। सा के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो या अलावा अथवा हा हो तो सा को छ हो जाता है, तो सा को छ हो जाता है। तत्श्रुत्वा, ऐसे ही तत्प्लस में श्रुत्वा, ता को छ हो जाएगा, तो फिर बन जाएगा ये। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण या अलावा हा हो तो सा को छ हो जाता है। इसके बाद आ जाता है छह चा, ये तुक्का आगम करेगा। अब क्या करता है, यदि चा का आगम करेगा यदि हर्षव स्वर के बाद
छ हो तो छ के पूर्व चा का आगम हो जाएगा, तो छ के पूर्व चा का आगम हो जाता है यदि हर्ष स्वर के बाद में छ हो। तरु छाया, तरु प्लस में छाया, अब ये छ है और हर्षव स्वर है, हर्षव स्वर है, इसके बाद में छ है, तो छ के पहले चा हो जाएगा, छ के पहले चा यहाँ पर हो जाएगा। अनुच्छेद है तो छ है, छ के पहले यहाँ पर हो जाएगा इसमें चा, तो वैसे नहीं याद रख सकते हैं, छ तो आप याद ही रख सकते हैं, तो छ से पहले चा आपने करना है। तरु छाया, तरु प्लस में छाया, अनुच्छेद अनु प्लस में छेद है, परिच्छेद है, परि प्लस में छेद है। रा का लोप तथा पूर्व स्वर को दीर्घ होना, ये वाला सूत्र है रोरी, जैसे दो रा है पहले वाले का लोप करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तो एग्जाम में कई बार आए भी हुआ है कि डबल रा में मतलब दो रा हो तो इनका लोप करने वाला सूत्र कौन सा, पहले वाले रा का, तो रा का लोप और पूर्व स्वर को दीर्घ होना। यदि रा के बाद में रा हो तो पहले रा का लोप हो जाएगा और उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाएगा, जैसे स्वराज्यम है तो क्या बनेगा इसका, स्वर और राज्यम, स्वर और राज्यम, यही है स्वर और राज्यम, दो राग हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, रा रा। अब पहले वाले का तो लोप कर देगा और इसको दीर्घ हो जाएगा, एक मतलब ये है एक को लोप कर देगा और इसको दीर्घ हो जाएगा, तो स्वराज्यम बनेगा। नीरोग है, नीर प्लस में रोग है, अब दो रा है, पहले वाले का लोप कर देगा और इसको दीर्घ कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये वाला दीर्घ हो जाएगा, नी ऐसे हो जाएगा, ये इसका तो लोप ही हो गया। अब नीरस है तो नीर प्लस में रस है, यहाँ पर भी दो रा है, पहले का तो लोप ही हो जाएगा, इसको दीर्घ कर देगा ऐसे, तो बन जाएगा ये। इसके बाद है न कहना होना, यदि एक ही पद में री र या सा के बाद ना हो तो ना कोना हो जाएगा, जैसे कृष्ण विष्णु स्वर्ण कर्ण इत्यादि, यदि एक ही पद में री रा या सा के बाद ना हो। 8 अर्थात अ इ उ री मतलब उ री ए ओ आई औ है व्रत है या व क्वरग पुरग आंग नो, इन वर्णों के विधान में यह अंतर्विधि प्रवृत्त हो जाती है। नरा नाम, नरा प्लस में ना गुणा होता है, जैसे राम का रूप बनाते हैं रामा नाम होता है, वैसे तो ना को ना होता है, सूत्र लगता है इसमें अटकुपनु वाला ना को ना करता है। जो ऋषि नाम है, ऋषि प्लस में नाम, यहाँ पर भी ना को ना ही होता है, तो जब राम का शब्द रूप बनाते हैं तो उसमें आता है सारे। इसमें फिर विसर्ग संधि आ चुकी है हमारी, तो विसर्ग है के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि हम कहेंगे। अब सत्तव करने वाला कौन सा, ये सूत्र है विसर्जन से सहा, ये वाला। यदि विसर्ग है के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण स हो तो विसर्ग उपस्कार हो जाएगा। अब खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से, प्रथम द्वितीय वर्ण ये वाला, और स हो तो विसर्ग उपस्कार हो जाएगा। परंतु यदि विसर्ग के बाद तालव्य सा हो तो विसर्ग के स्थान पर स्कार हो जाएगा। अगर विसर्गों के बाद ये 21 वाला सा मतलब तालव्य सा हो तो विसर्गों के स्थान पर साई हो जाएगा। यदि ट या ठा हो तो विसर्गों को मूर्धन्य सा हो जाएगा, जैसे नमस्ते है, संधि विच्छेद करते हैं क्या बनता है, नमः प्लस में थे यही होता है, तो विसर्गों को क्या होगा स्कार। बालकस तरती, बालक है प्लस में तरती, ये आ जाएगा जैसे बालकस तरती, और पूछ ले जाएगा कि कौन सी संधि का रूप है, तो ये आपने याद रखना होगा, फिर जब आपको नियम पता होगा तभी आप इसको याद रख पाएंगे। इतस तथा है, इता प्लस में तथा है, निश्चल है, नहीं प्लस में चल है, सिर छेद है, सिर प्लस में छेद है, धनुष टंकार, धनुष प्लस में टंकार, तो ऐसे रूप बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सप्तव मूर्धन्य स वाला। यदि विसर्गों के बाद पूर्व ई या उ हो
तो बाद में क ख प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्गों के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स। जैसे निष्कपट है, निहि प्लस में कपट है, निष्फला निहि प्लस में फल है, दुष्कर्म दुह प्लस में कर्म है। यदि विसर्गों के पूर्व ई या उ हो, ई या उ हो, बाद में क ख प फ क या फिर ख प या फिर फ हो, कोई सी वर्ण हो तो विसर्गों के स्थान पर मूर्धन्य स होता है। यदि नमः और पुरः के बाद क ख प फ हो तो विसर्गों को स्कार होता है। नमस्कार है, नमः प्लस में कार है, पुरस्कार है, पुरः प्लस में कार है। विसर्ग का रुत्तव उत्तव गुण पूर्व रूप करने वाला सूत्र कौन सा है, ये वाला। अतर और प्लुतात् प्लुते से उ होता है। यदि विसर्ग ह से पहले हर्षव अ हो और उसके बाद में हर्षव अ हो तो विसर्गों को रू आदेश, रू के स्थान पर उ आदेश, उसके बाद में अ और रू के स्थान पर ओ गुण तथा ओ और अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर ओ रूप होता है। ओ के बाद में आ की स्थिति अवग्रह चिन्ह के द्वारा दिखाई जाती है। यह हर्षवा जो है इसके द्वारा। तो बाल है प्लस में आयम, तो विसर्ग को उ आदेश, विसर्ग को उ हो जाएगा तो बाल बाल अह और अयम, फिर अ और उ होने पर अयम, मतलब ये ऐसे बनेगा, बालो अयम बनेगा ये वाला। ऐसे यहाँ पर स्वावदत है, सह प्लस में अवदत, निप अवदत, निप है प्लस में अवदत, प्रथम अध्याय, प्रथम प्लस में अध्याय, ये जो है ये वाली चीज। इसके बाद आ जाता है हसीचा। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचमा या फिर यार अलावा ह हो तो विसर्गों के स्थान पर र पुनः र आदेश का उ तदंतर अ और उ को ओ गुण हो जाएगा। जैसे तपह वनम है तो तप अ और वनम, तप अ र और वनम, तप अ उ और वनम, रा के स्थान पर हो जाएगा तप ओ वनम, तपोवनम, ये बनता है। हाँ ये चाहे से वो होगा। मनोरथ है, मन है प्लस में रहता है, बालो गस्ती, बाल है प्लस में गस्ती, तो ऐसे बनते हैं। इसके बाद है रुतब। विसर्ग है, इनसे पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या घोष वर्ण हो तो विसर्गों के स्थान पर रा हो जाएगा। मुन ही प्लस में आए तो क्या हो जाएगा, मुन ए ही विसर्ग है और आयम, तो विसर्गों का रा हो जाएगा, यहाँ पर मुनि रायम बन जाएगा। हरि अगस्ती, हरि रागस्ती, गुरु जयति, गुरु जयति। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें नए जो भाग है उसे हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।